हेलो नमस्कार। जूनियर अकाउंटेंट की जो साइंस मैंने स्टार्ट करी है, पिछली वीडियो में मैंने समझाया था रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। बहुत ही अच्छी वीडियो रही थी वो, जिसने नहीं देखी है जाकर जल्दी से देखिए। और आज की जो वीडियो है इतनी यूज़फुल होने वाली है, इतनी यूज़फुल है आपके लिए। जूनियर अकाउंटेंट में अगर आपका सपना है लगने का, तो आज की वीडियो में आपको लगभग 6 नंबरों का मैटर क्लियर कराने जा रहा हूँ मैं। तो इसलिए स्किप ना करें, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, जिससे हर वीडियो आप तक पहुँच सके। मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। कुछ लोग कहते हैं डिजिटल बोर्ड कुछ लोगों को ज़्यादा पसंद आते हैं। आजकल ऐसे बोर्ड पर पढ़ाने वाले को हर कोई नहीं देखता, लेकिन मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ, अगर तुमने मेरी वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देख ली तो तुम दोबारा कहीं पर नहीं जाओगे। इसके आगे हर वीडियो तुम मेरी ही देखने वाले हो। अगर भरोसा नहीं है तो वीडियो को एक बार तो कंप्लीट देखकर देखो। इसके बाद तुम्हें लगेगा कि सच में यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन आपको मिलती है। तो समय ना गवाते हुए आज हमारा टॉपिक है भौतिक एवं रासायनिक अभिक्रियाएं। पहला चैप्टर है ये। टोटल 16 चैप्टर लगते हैं आपकी साइंस में, उनमें से पहला चैप्टर है। इसको कंप्लीट करेंगे आज हम, चाहे 40 मिनट लगे, 50 लगे, 1 घंटा लग जाए, इसको कंप्लीट करने वाले हैं। एक वीडियो, एक टॉपिक, एक चैप्टर। अब मेरा काम क्या है, इसको इतनी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताऊंगा, चाहे आर्ट के स्टूडेंट हो आप, चाहे कॉमर्स के, हर चीज़ आपके भेजे में जाने वाली है और क्वेश्चन चुटकियों में हल होने वाले हैं अगले कुछ ही मिनटों में। इस चैप्टर से 2 सवाल बनते हैं। एक सवाल बनता है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन पर, एक सवाल मिनिमम बनता है, और एक सवाल बनेगा रासायनिक अभिक्रियाओं पर। टोटल 2 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे और टोटल 6 नंबर के आने वाले हैं। तो ये वीडियो 6 नंबर आपको देकर जाएगी। क्लियर है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में हमें देखना है परिवर्तन क्या होता है। परिवर्तन का मतलब होता है, दोनों जगह एक परिवर्तन शब्द लिखा है, इसका मतलब है कि कोई ना कोई चीज़ चेंज हो रही है, कोई ना कोई चीज़ कन्वर्ट हो रही है। अब किस रूप में कन्वर्ट हो रही है? एक रूप है उसका भौतिक और एक है रासायनिक रूप। तो इसको हम क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस। इसको बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। क्लियर है? भौतिक रूप से जो परिवर्तन होता है और एक रासायनिक रूप से जो परिवर्तन होता है, 2 प्रकार के परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। अब सवाल कहाँ से बनेगा? सवाल इसके अंदर से बनेगा। सवाल मैं बना के बताऊंगा और वही सवाल एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले समझो होता क्या है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले जो थोड़े भी कॉमन सेंस वाले स्टूडेंट हैं समझ जाएंगे कि यहाँ पर भौतिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है। भौतिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है और रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होगा। इसके अंदर सिर्फ भौतिक गुणों में ही परिवर्तन होगा। अब वो भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं? कोई भी पदार्थ है उसके भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं? सबसे नंबर 1 आकार। या तो गोल है, आयताकार है, वर्गाकार है कोई चीज़, तो ये उसकी प्रॉपर्टी हो गई। अगली है आकृति। अगला है रंग, कैसा रंग है उस पदार्थ का। अगला है गंध, वो पदार्थ कैसी गंध देता है। अगला है आयतन, वॉल्यूम, उसका आयतन क्या है। ताप, उस पदार्थ का ताप कितना है। अवस्था, उस पदार्थ की अवस्था क्या है, ठोस है, द्रव है, गैस है। घनत्व, डेंसिटी, उसकी डेंसिटी क्या है। तो ये सब किसके अंदर आता है? भौतिक गुणों के अंदर। ये सब क्या है? भौतिक गुण, कि पदार्थ के भौतिक गुण होते हैं ये भौतिक गुण। आकार, आकृति, रंग, गंध, आयतन, ताप, अवस्था, घनत्व, ये सब किस में आते हैं? भौतिक गुण। तो भौतिक परिवर्तन के अंदर क्या होगा? बेसिकली भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा। आए वो समझ में? अब अगली चीज इधर देखो, दोनों में कंपैरिजन यहीं पर हो जाएगा। दोनों में क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे वो भी यहीं पर क्लियर होने वाला है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा? जस्ट उसका अपोजिट, रासायनिक गुणों में परिवर्तन होगा। इसके अंदर सीधी सी बात है, किसमें परिवर्तन होगा? रासायनिक गुणों में। अब पदार्थ के रासायनिक गुण कौन से होते हैं? संरचना, सूत्र या फिर अणुसूत्र। अब इसमें क्या होता है? कोई नया पदार्थ निर्माण होता है, नए पदार्थ निर्माण। रासायनिक परिवर्तन में मतलब कोई ना कोई 2 तत्व या परमाणु या अणु मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं इसमें।
नए पदार्थ का निर्माण होगा तो उसका रासायनिक संगठन, सूत्र, संरचना, अणुसूत्र सब कुछ बदलेगा। आई बात समझ में? कार्बन ने ऑक्सीजन से कनेक्ट किया, क्या बना CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कौन सा परिवर्तन हुआ? ये हुआ केमिकल चेंजेस, रासायनिक परिवर्तन। क्लियर है दोनों चीज? अगली चीज, ये उत्क्रमणीय होता है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? उत्क्रमणीय। जैसे कि जल है, जल, वाटर, तो ये क्या होता है? एक होती बर्फ। तो बर्फ कौन सी अवस्था में होती है? ठोस अवस्था में, तो एस सॉलिड। थोड़ा गर्म करेंगे, किस में बदलेगा? पानी में। पानी किस अवस्था में है? लिक्विड में, एल। और गर्म करेंगे, ये किस में बदलेगा? वाष्प में। वाष्प कौन सी अवस्था है? जी, गैस। तो मैंने अभी क्या समझा? उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है? सबसे पहले बर्फ था, इसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ, कौन सी अवस्था हो गई? लिक्विड। और गर्म की अवस्था में परिवर्तन हुआ, कौन सी अवस्था हो गई? गैस। अगर इसका टेम्परेचर कम करो, ये वाष्प वापस से पानी में बदल जाएगी, और भी कम करेंगे तो वापस से ये बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? उत्क्रमणीय। मतलब एक चीज़, बर्फ पानी में पिघल भी सकती है और वापस पानी से बर्फ बन सकता है। आइए बस समझिए, लेकिन केमिकल रिएक्शन में ऐसा नहीं होता। ये सारी प्रोसेस क्या होती है? अनुत्क्रमणीय। कोई पदार्थ अगर बन गया तो वापस वो टूट नहीं सकता। कार्बन ने ऑक्सीजन से रिएक्ट करा, क्या बनेगा? CO2। अब ये CO2 वापस से कार्बन में या फिर ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं हो सकती, इसलिए ये क्या होती है? अनुत्क्रमणीय है। क्लियर है? कोई डाउट? अगला है अस्थायी। अनुत्क्रमणीय पे अस्थायी होता है ये परिवर्तन। अस्थायी का मतलब बर्फ एक बार पानी में बदल गई तो वापस से पानी से बर्फ बन सकता है, ये हुआ अस्थायी हुआ। जबकि ये होता है स्थायी। मतलब एक बार जब कार्बन और ऑक्सीजन ने मिलकर क्या बना दिया? कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये स्थायी रहेगा। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड का संगठन नहीं बदलेगा, ये सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही रहेगा, ये वापस से कार्बन और ऑक्सीजन में नहीं टूट सकता। क्लियर है? सब कुछ क्लियर है? एक सेकंड, अब क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? अब मैं बताता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। दोनों टॉपिक क्लियर हो गए हमारे, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। इसमें क्वेश्चंस कहाँ पर बनेगा? सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, या फिर भौतिक गुण क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक गुण क्या होता है। लेकिन जो 99% क्वेश्चन आता है, 99% क्वेश्चन कहाँ से आएगा? एग्जाम्पल से आएगा। 99% इन एग्जाम्पल से क्वेश्चन आने वाला है। तो अब भौतिक परिवर्तन क्या कह कि एग्जाम्पल अगर हम देखें तो सबसे पहला एग्जाम्पल है पिघलना। मैं डायरेक्टली किसी का एग्जाम्पल नहीं लिया, मैंने उस चीज़ को उठाया सबसे पहले, पिघलना। कुछ किताबों में आपको मिलेगा यहाँ पर सोने का पिघलना या फिर लोहे का पिघलना, लेकिन मैंने यहाँ पर पिघलना लिखा है। ये सबसे मेन चीज़ है। क्यों लिखा है? इससे तुम समझ सकते हो कि जो भी चीज़ भी पिघल रही है, चाहे सोना, चांदी, लोहा, कॉपर, एल्यूमिनियम, कोई सी भी चीज़ पिघलेगी। कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। आई बस समझ में? जो भी, अगर सीधा सवाल आएगा निम्न में से भौतिक परिवर्तन कौन सा है, अगर उसमें से किसी भी चीज़ में पिघलना लिख रहा है, पिघलेगा तो उसकी आकृति चेंज हो सकती है या फिर आकार चेंज हो सकता है। क्या उसका रासायनिक संगठन बदल सकता है? बिल्कुल नहीं बदलेगा। तो ये किसमें आएगा? भौतिक परिवर्तन में। टूटना। अब यहाँ पर आपका एग्जाम्पल मिलता कि लकड़ी का टूटना, लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ पर टूटना लिखा है क्योंकि जो चीज़ भी टूटती है, अब मैं इस मार्कर को 2 टुकड़ों में बदल दूँ तो क्या ये भौतिक परिवर्तन है? बिल्कुल है, क्योंकि टूट गई। जिस चीज़ को भी हम तोड़ते हैं वो सब किसमें आएगा? भौतिक परिवर्तन में। घुलना, नमक में पानी का घुलना, पानी में शक्कर का घुलना, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये हैं घुलने में आती हैं। ये सब किस में आएगा? भौतिक परिवर्तन में। अगर हम रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल देखें, सीधा सीधा एग्जाम्पल आने वाला है एग्जाम में, 100% एग्जाम्पल आएगा, देख लेना। अभी नोट कर लो मेरे शब्दों को, एग्जाम में आपको ये शब्द देखने को मिल जाएंगे। सवाल आएगा निम्न में से रासायनिक परिवर्तन है या नहीं है, कोई सा भी सवाल आ सकता है। जलना, दहन, कोई भी चीज़ अगर जल रही है, इसमें कोयले का दहन आ सकता है, मैग्नीशियम का दहन आ सकता है, कॉपर का दहन आ सकता है। कॉपर का जलना, किसी लकड़ी का जलना, लकड़ी का
टूटना क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन। उसी लकड़ी का जलना क्या कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन। क्यों कहलाएगा? एग्जाम्पल से समझो। ये लकड़ी है, ये डस्टर क्या है? लकड़ी। अगर मैं इसको तोड़ दूंगा, क्या कोई नई चीज़ बनी? क्या कोई नया पदार्थ बना? क्या नई कोई ऐसा तत्व बना? बिल्कुल नहीं बना। सिर्फ इसको तोड़ दिया और दो टुकड़े हो गए इसके। तो तोड़ना किस में आ जाएगा? भौतिक परिवर्तन में। इसी लकड़ी को, मतलब डस्टर है, लकड़ी है, ये लकड़ी ही तो है। इसी लकड़ी को अगर मैं जलाऊंगा तो इसमें से क्या निकलेगी? एक गैस निकलेगी। और वो गैस कौन सी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तोड़ने से बनेगी या जलने से बनेगी? जलने से बनेगी। तो जलना क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन। नई चीज का निर्माण हुआ है इसमें, और इसमें राख का निर्माण होता है। तो ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन। कोई भी चीज जलती है, रासायनिक परिवर्तन। जंग। कुछ लोग सोचते हैं जंग में रासायनिक परिवर्तन कैसे होता है। इसको हम आगे देखने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं में। जंग जो लगती है, जंग में क्या होता है? Fe जो होता है ये किससे रिएक्ट करता है? H2O से। कल मैंने समझाया था, जो बैलेंस करके बताई थी जो रिएक्शन, वो जंग लगने वाली रिएक्शन है। तो क्या बनेगा? Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड। तो जंग लगना, इसमें भी रिएक्शन होती है एक, जिससे फेरिक ऑक्साइड बनता है, लोहे जंग में परिवर्तन हो जाता है। तो ये भी क्या है? केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंजेस। वो दूध से दही का बनना बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये। क्या ये रासायनिक परिवर्तन? बिल्कुल है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो होता है, लैक्टोबैसिलस, ये जीवाणु क्या करता है? इस दूध की प्रोटीन को स्कंदित कर देता है और दही का निर्माण करता है। तो कोई नई चीज का निर्माण हो रहा है इसमें। जहां भी नई चीज का निर्माण आपको मिल जाए, वो क्या है? रासायनिक परिवर्तन। पुरानी चीज से नई चीज का निर्माण हो जाए, ये क्लियर है। अगला एग्जांपल है किण्वन फर्मेंटेशन। किण्वन की जो क्रिया होती है, इसमें भी क्या होता है? ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। तो ये सारे एग्जांपल आपको देखने को मिल सकते हैं। अब इनके अलावा भी जो एग्जांपल मैं देखने को आपको बता सकता हूँ, हमारे शरीर के अंदर श्वसन, इनके नीचे लिखते जाओ उनको, इसको मिस मत करना। श्वसन, पाचन, ये भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। श्वसन भी रासायनिक परिवर्तन है। क्यों है? हम जो वायु अंदर लेते हैं उसमें CO2 भी होती है, O2 भी होती है, लेकिन बाहर जब जाती है सिर्फ O2 जाती है, और कुछ उसमें नाइट्रोजन वगैरह। पाचन भी एक क्या है? रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि हम जो भोजन खाते हैं उसके अंदर बहुत सारे पदार्थ होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट वगैरह। तो सब उस पाचन में मैं आपको पढ़ाऊंगा, पाचन में पढ़ा होगा कभी भी आपने। तो उसमें सारी चीज़ ब्रेक होती है और अलग चीज़ में कन्वर्ट, उसको एब्जॉर्ब करने वाली एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये पाचन भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन। इनको जल्दी से नोट करो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम आगे देखने वाले हैं। इस चैप्टर को 2 पार्ट में पढ़ेंगे। ये पहला पार्ट था। अगला पार्ट है रासायनिक अभिक्रियाएं, कितनी प्रकार की होती हैं, एग्जाम्पल वगैरह सब कुछ। तो बनी रहिए वीडियो में, कहीं मत जाइए, जल्दी से इसको नोट करिए। 1 नंबर हमने पक्का कर लिया है अब, क्योंकि जो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन थे, यहाँ से एक क्वेश्चन, नंबर नहीं क्वेश्चन, कि नंबर 3 का आने वाला है। तो एक क्वेश्चन हमने पक्का कर लिया है। अब जो अगला इस चैप्टर का अगला जो पार्ट है, इससे एक क्वेश्चन लगभग हमेशा ही बनेगा। तो इसको ज़रा ध्यान से देखिए। इसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं और इनके जो प्रकार होते हैं। अब मैं 2 अभिक्रियाओं को कंपैरिजन करके समझाने वाला हूँ, जिससे कन्फ्यूजन ना रहे। इस चैप्टर में कन्फ्यूजन ज़्यादा रहता है, तो 2 का कंपैरिजन में देखेंगे, क्योंकि 2 अपोजिट हैं। अब यहाँ पर मैंने 2 अभिक्रियाएं ली हैं, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन, दोनों अपोजिट हैं आपस में, तो इसलिए इनको एक साथ समझेंगे। और ऐसे ही आगे 2 अभिक्रिया हम लेने वाले हैं। क्लियर है? चलो हम समझते हैं, स्टार्ट करो। संयोजन अभिक्रिया, एक है वियोजन या अपघटन। कॉमन सेंस लगाओ इसमें, कॉमन सेंस, कि संयोजन, अभी इसमें कहीं ना कहीं संयोग हो रहा है, संयोग हो रहा है। अब संयोग किसका होगा?
संयोग किसका हो सकता है? केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं तत्वों या परमाणुओं का संयोग होता है। वियोजन या अपघटन, अपघटन का मतलब होता है टूटना। इसमें कहीं ना कहीं कोई तत्व या पदार्थ टूट रहा है, इतना क्लियर है। अब इसमें क्या होगा, कोई दो या दो से अधिक तत्व मिलकर कोई तीसरा तत्व बनाते हैं। आई बात समझ में? जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन ने मिलकर क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। क्लियर है? सबसे छोटा एग्जाम्पल है इसका। कार्बन और ऑक्सीजन ने आपस में संयोग करके कोई तीसरा नया तत्व बना लिया, उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला अगर हम देखें, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो कोई दो तत्व मिलकर संयोग कर रहे हैं और संयोग करके कोई नया तीसरा तत्व बना रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये होगी संयोजन अभिक्रिया। ये है कैल्शियम ऑक्साइड, इसने क्रिया करी किससे, जल से, क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? दो या दो से अधिक तत्व मिल रहे हैं यहाँ पर और क्या बना रहे हैं, कोई अलग नया तत्व बना रहे हैं। अब यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किससे रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है, क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इन दोनों रिएक्शन को आप डेली लाइफ में देखते हो। कैसे देखते हो कि कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना होता है, इसमें जल मिलाते हैं तो क्या बनता है, बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पेंट करते हो, कभी कलर करते हो, जो कली होती है उसको उसमें पानी डालते हो, तो वो पानी डालने के बाद क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर इसकी जब हम पुताई कर देते हैं, पुताई करने के बाद ये वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, एक पतली परत बन जाती है इसकी। तो ये हमारी संयोजन अभिक्रिया। सवाल कैसे आएगा, डायरेक्ट संयोजन अभिक्रिया का कोई भी एग्जाम्पल आपको देखने को मिल सकता है और उसमें आपको से पूछेगा निम्न में से संयोजन अभिक्रिया कौन सी है। इसकी जस्ट अपोजिट है वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, कोई भी तत्व टूटकर दो या दो से अधिक तत्वों का निर्माण करता है। अब लेकिन ये अपघटन तीन प्रकार से होता है। ये अपघटन तीन प्रकार से होता है। नंबर फर्स्ट, तापीय अपघटन। मतलब अपघटन तो होगा इसमें, लेकिन किसके द्वारा होगा, ताप के द्वारा, टेम्परेचर के द्वारा, T। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा एग्जाम्पल है, इसको हम देख लेते हैं। लेड नाइट्रेट, उसका फॉर्मूला होता है PbNO3। ये एक तत्व है, इसको टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर देने से ये दो या दो से अधिक तत्वों में टूट रहा है, तो लेड ऑक्साइड बन जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस निकल जाएगी और ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी। एक तत्व था, ताप देने से दो या दो से अधिक तत्वों में टूट गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, वियोजन अपघटन अभिक्रिया। अगला, विद्युत अपघटन। अब इसमें अपघटन तो होगा, लेकिन किसके द्वारा होगा, विद्युत के द्वारा होगा। फॉर एग्जांपल NaCl, 2NaCl, इसमें अगर इलेक्ट्रोड लगाते हैं हम, इलेक्ट्रोड जिनसे हम विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करते हैं, तो क्या बनेगा, सोडियम अलग हो जाएगा, क्लोराइड अलग हो जाएगा। एक तत्व था, विघटन हुआ, क्या बने, दो तत्व बन गए, तो ये अभिक्रिया कौन सी होगी, वियोजन अभिक्रिया। तीसरा टाइप होता है प्रकाशीय अपघटन। मतलब अपघटन तो होगा, लेकिन किसके द्वारा होगा, प्रकाश के द्वारा। फॉर एग्जांपल AgCl, सिल्वर क्लोराइड है, ये प्रकाश की उपस्थिति में इसको किस में कन्वर्ट हो जाता है, Ag अलग, क्लोराइड अलग। एक तत्व था, दो से दो अधिक दो तत्वों में ये कन्वर्ट हो गया। रिएक्शन कौन सी, वियोजन अभिक्रिया। अब एक बार इसको मोटा मोटा समझ लेते हैं। संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक तत्व आपस में संयोग करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। ये संयोग करके कोई एक नया तत्व बनाते हैं। वियोजन में कोई एक तत्व टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, वियोजन। तीन प्रकार से होता है ये वियोजन, तापीय वियोजन, विद्युतीय अपघटन, प्रकाशीय अपघटन। क्लियर है? जल्दी से इसको लिखो, फिर अगली रिएक्शन हम समझाते हैं। संयोजन वियोजन अभिक्रिया हमने देख ली। अब हम दो के टुकड़े में चल रहे हैं, तो अगली दो अभिक्रियाएं हमारी हैं, उनका नाम है, एक का नाम है विस्थापन अभिक्रिया, नंबर 3 की जो अभिक्रिया है, और इसकी जस्ट अपोजिट हो या मतलब कुछ सिमिलर कुछ भी कह लो, ये है द्विविस्थापन अभिक्रिया। समझने वाले एक भी झटके में समझ जाएंगे, तो कृपया करके अपने ब्रेन को एक्टिव रखें, जिससे कि कोई चीज़ हमसे मिस ना हो। विस्थापन अभिक्रिया, संयोजन में संयोग हो रहा था तत्वों का, वियोजन में तत्व टूट रहे थे। विस्थापन में क्या करेंगे, कोई ताकतवर आदमी होता है, फॉर एग्जांपल आपकी क्लासरूम में आगे वाली जो रो होती है उसमें बैठने के लिए लड़ाई तो कभी ना कभी हुई होगी,
तो जो थोड़े ताकतवर हैं वो कमज़ोर स्टूडेंट को थोड़ा धक्का देकर या फिर कैसे भी वहाँ से हटा देते हैं और खुद वहाँ पर बैठ जाते हैं। उसी प्रकार से हमारी केमिस्ट्री में जो ज़्यादा क्रियाशील तत्व हैं वो क्या करते हैं, कम क्रियाशील तत्व को उनके विलयन से विस्थापित कर देते कि चल तू अपना काम कर, यहाँ पर मैं सेट होने वाला हूँ। क्लियर है? चलो एग्जाम्पल देखते हो। द्विविस्थापन है, एक बार इसको भी समझ लो। इसमें 2 बार विस्थापन होगा, मतलब मैंने किसी को विस्थापित कर दिया लेकिन उसने भी मुझको विस्थापित कर दिया, मतलब दोनों ताकतवर चीज़ है यहाँ पर। इसका एग्जाम्पल से देखेंगे, उससे पहले हम यहाँ पर देखते हैं विस्थापन। Fe लोहा कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, अब ये लोहा ज़्यादा क्रियाशील है जबकि कॉपर कम क्रियाशील है, तो क्या करेगा, इसके सल्फेट के विलयन से इसको बाहर फेंक देगा, चल तू यहाँ से निकल। तो क्या बना लेगा, FeSO4 और कॉपर क्या हो जाएगा, बेचारा बाहर निकल जाएगा। क्लियर है? जिंक फिर से कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करता है तो जिंक इससे ज़्यादा रिएक्ट क्रियाशील है जबकि कॉपर इससे कम क्रियाशील है। क्या बनेगा, जिंक सल्फेट, कॉपर बेचारा फिर से बाहर। अब थोड़ा हिंट मैं आपको देने वाला हूँ कि जहाँ पर भी आपको विस्थापन अभिक्रिया देखने को मिले वहाँ पर कॉपर आपको 100% देखने को मिले। कॉपर ऐसी चीज़ है इसको हर कोई उठा के फेंक देता है। अगला एग्जाम्पल है लेड। पीबी जो शीशा होता है कॉपर क्लोराइड से रिएक्ट करता है, तो अब ये शीशा भी इससे क्या है, ज़्यादा रिएक्टेबल है, कॉपर इसका कम रिएक्टेबल है। क्या करेगा, इसको विस्थापित कर देगा, क्या बनेगा, लेड क्लोराइड PbCl2, जबकि बेचारा कॉपर फिर से भगा दिया गया इसको। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, विस्थापन अभिक्रिया के। द्विविस्थापन में क्या होता है, 2 बार विस्थापन होता है। एग्जाम्पल इसका एक ही है, एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी से हर एग्जाम्पल में उठा के समझा रहा हूँ। Na2SO4 सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। अब इसमें क्या होगा, ये बेरियम इस सल्फेट से जुड़ जाएगा, क्या बना लेगा, बेरियम सल्फेट, और जबकि बेचारा सोडियम बचेगा ये भी इसमें से एक चीज़ को विस्थापित कर देगा, उसका नाम है क्लोराइड। ये क्या बना लेगा, NaCl 2NaCl। तो इसमें 2 बार विस्थापन हुआ। कैसे, ये बेरियम ने सोडियम को विस्थापित करके खुद क्या बना लिया, बेरियम सल्फेट, जबकि फिर सोडियम ने क्या सोचा कि अब इसने क्लोराइड को छोड़ दिया, इससे मैं कनेक्ट हो जाता हूँ, तो उसने क्या बना लिया, 2NaCl। ये है 2 बार विस्थापन, ये है सिर्फ विस्थापन अभिक्रिया। सवाल क्या आएगा, क्वेश्चन कैसे आएगा, निम्न में से विस्थापन अभिक्रिया कौन सी है या नहीं है, निम्न में से द्विविस्थापन अभिक्रिया कौन सी है। क्लियर है? जल्दी से इसको नोट करो, फिर हम अगली 2 अभिक्रियाओं को देखने वाले हैं। अगली हमारे जो 2 अभिक्रिया हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है और दोनों का नाम है ऑक्सीकरण और अपचयन। कहीं ना कहीं तुमने ये पढ़ी होंगी जरूर, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण में नाम क्या है, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन का यहाँ पर योग हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड हो रही है, जबकि हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है। अपचयन में इसका अपोजिट होता है, ऑक्सीजन का निष्कासन होता है जबकि हाइड्रोजन का योग होता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। कॉपर ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना है, कॉपर ऑक्साइड, इसमें ऑक्सीजन का क्या हुआ है, योग। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा, इसमें O2 का योग हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे CuO + H2, कॉपर अलग हो जाएगा, इसका ऑक्सीजन का निष्कासन हो गया जबकि हाइड्रोजन का ऐड हो गया। क्लियर है? 2MgO M0O2 अलग अलग हो जाएंगे, इसका मतलब ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है। तो ये क्या कहलाएगी, अपचयन अभिक्रिया। क्लियर है? इन दोनों के एग्जाम्पल को जल्दी से, फिर हम अगली रिएक्शन देखते हैं। हमारी लास्ट और अंतिम जो रिएक्शन है उसका नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें इम्पोर्टेंट लगा लेना। इसमें इम्पोर्टेंट कैसे है, क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होता है। अभी हमने दोनों को अलग अलग पढ़ा था, लेकिन एक ही रिएक्शन में दोनों काम भी होते हैं, मतलब ऑक्सीजन का ऐड भी हो रहा है, रिमूवल भी हो रहा है। और जैसे कि ZnO जिंक ऑक्साइड ने कॉपर से रिएक्ट करा, क्या बनेगा, Zn अलग हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन का निष्कासन हो जाएगा यहाँ पर। बस इसमें तो ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। ये विस्थापन वाली अभिक्रिया को हम रेडॉक्स में भी डाल सकते हैं। कैसे, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर सल्फेट का अपचयन हो रहा है यहाँ पर, मतलब इससे ऑक्सीजन रिलीज हो गई। तो ये क्या है, एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, मतलब इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं। ये लास्ट अभिक्रिया थी, यहाँ से अभी की सारी रिएक्शन कुछ खत्म हो जाती हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ये का चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन आंसर करवाऊँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे कि आप कुछ भी मिस ना कर पाओ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।